चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। चलिए, थैंक यू भाई। तो आज हम वापस वही बात कर रहे हैं, लेसन नंबर 2, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, और इसमें आज जो हम बात कर रहे हैं वो है भाग 8। ठीक है, और टॉपिक था हमारा परागण के कारक। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉलिनेशन, या यूं कहें कि फैक्टर्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, और हमने कहा था कि परागण को प्रभावित करने वाले या परागण करने वाले जो कारक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला प्रकार है अजैविक और दूसरा प्रकार है जैविक। माने कि जो पराग कणों को एक फूल से दूसरे फूल तक और दूसरे फूल की मादा भाग तक ले जाने वाले कारक जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अजैविक कारक और जैविक कारक। ठीक है, जो नॉन लिविंग फैक्टर्स थे या अजैविक कारक थे, वो अजैविक कारकों में हमने दो ही कारकों के बारे में बात करी कि दो कारक ऐसे हैं जो अजैविक हैं और पराग कणों के नर भाग से मादा भाग तक स्थानांतरण में मदद करते हैं। क्लियर? और उनमें सबसे पहले हमने बात करी थी किसके बारे में? वायु माध्यम के बारे में। और कल मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया था इस पर क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, आज बिना समय खराब किए हम डायरेक्ट बात करते हैं। अच्छा, कल वाले टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं रिवाइज कर सकता हूं। नो सर। ओके बेटा, चलिए तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन परागण के दूसरे अजैविक कारक। वापस देखिए, हम बात कर रहे हैं परागण के अजैविक कारकों के बारे में। जैविक कारकों के बारे में हम कल बात करेंगे। अजैविक कारकों में हमने सबसे पहले बात कर ली है बेटा वायु के बारे में, वायु कारक के बारे में। और आज हम बात करेंगे कौन से कारक के बारे में, कौन से फैक्टर के बारे में? जल या पानी फैक्टर के बारे में। ठीक है, वायु फैक्टर के बारे में हमने कह दिया था कि जो पुष्प होते हैं वो पुष्प क्या करते हैं, कुछ जो पादप होते हैं वो क्या करते हैं, वायु द्वारा परागण करते हैं। और वायु द्वारा परागण करने के लिए उनमें विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जिन्हें हमने अनुकूलन कहा था। ठीक है, तो वो वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन थे। जो कैरेक्टर्स उन प्लांट्स में या उन फ्लावर्स में या उनके फीमेल पार्ट में या उनके मेल पार्ट में पाए जाते हैं, वो लक्षण या वो कैरेक्टर्स उनके अनुकूलन है, उनके एडॉप्टेशन है। तो क्वेश्चन यही बनता है, ठीक है, वो किस पर बनता है? एडॉप्टेशन पर या अनुकूलन पर, कि वायु परागित पुष्पों के क्या अनुकूलन है। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है वायु परागित पुष्पों के नर भाग के अनुकूलन बताइए। या फिर क्वेश्चन कर सकता है वायु परागित पुष्पों के मादा भाग के अनुकूलन बताइए। तो हमने हर सबके बारे में दो दो तीन तीन कैरेक्टर्स पढ़े, दो दो तीन तीन अनुकूलन पढ़े, वो हमें लिखना है। मैंने एक और चीज कहा था आपको कि ये जो लेसन है ये आपके प्रैक्टिकल में भी है। ठीक है, और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लेसन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, वहां भी आपसे कई एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आधे आधे नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, आज हम बात करेंगे किसके बारे में? जल परागण के बारे में। ठीक है, तो हमने कहा कि ज्यादातर पादप जो होते हैं वो जैविक परागण करते हैं, और जैविक परागण में भी कीटों द्वारा करते हैं। अजैविक परागण बहुत कम करते हैं। ठीक है, और उनमें भी जल परागण बहुत कम पादपों में होता है। लेकिन बात करें प्रिमिटिव प्लांट्स की या आद्य पादपों की, जो प्रकृति में सबसे पहले उत्पन्न हुए थे, अगर हम विकास के क्रम की बात करें कि सबसे पहले पादप कौन सा आया था, फिर पादप कौन सा आया था, फिर कौन सा पादप पृथ्वी पर क्या रहा, फैला रहा, फिर कौन सा पादप पृथ्वी पर फैला रहा, तो उस क्रम में सबसे पहले आते हैं एल्गी या हम कहें शैवाल। ठीक है, ये उस समय की बात है जब पृथ्वी पर ज्यादातर एरिया पर पानी मौजूद होता था, स्थल भाग की कमी थी। ठीक है, फिर जैसे जैसे स्थल भाग का विकास होने लगा तो पादपों में भी ऐसे पादप आए जो पादप जगत के एम्फीबियास कहलाते हैं, माने कि जो जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, एनसीईआरटी सॉरी जो नीट के लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि पादप जगत का एम्फीबिया कौन है। ठीक है, तो पादप जगत का एम्फीबिया होता है ब्रायोफाइट। अच्छा, कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो भाई। एम्फीबिया का मतलब जो जीव जगत का एम्फीबिया वर्ग है उसमें कौन कौन आते हैं? मेंढक आता है, सलामेंडर आते हैं, जो जल में भी रहते हैं अधिकांश समय और फिर स्थल पे भी रह सकते हैं। ठीक है, माने कि उनके पास ऐसे सिस्टम है जिनकी वजह से वो दोनों
जगह पर सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स एक ऐसा ही एम्फीबिया है, प्लांट एम्फीबिया कह सकते हैं इसको। उसके बाद आए टेरिडोफाइट। ठीक है, ये अपना ज्यादातर जीवन काल स्थल भाग पर व्यतीत करता है। ठीक है, लेकिन इसको अपने जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। इन सब के जो नर युग्मक हैं वो कशाब युक्त या चलनशील होते हैं, जिन्हें जल माध्यम का उपयोग करते हुए गति करते हुए कहां तक जाना होता है, मादा भाग तक जाना होता है। ठीक है, क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि क्या कारण है कि पृथ्वी पर, चलिए इसे दूसरी तरह समझते हैं कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट आप हमने अमूमन नहीं देखते। आप अपने आसपास जितने भी पादप देखते हैं वो सारे एंजियोस्पर्म्स देखते हैं, आवर्त बीजी देखते हैं। हमें ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट नहीं देखने को मिलते। शैवाल तो देखने को मिल जाती है कई जगह जहां पर ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है या जो कहें कि पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, तालाब झीलें होती हैं, वहां हम शैवाल देख लेते हैं, लेकिन ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स हम नहीं देख पाते। ठीक है, उनका सीमित आवास रह चुका है। एक समय ऐसा था जब पूरी पृथ्वी पर यही फैले हुए थे, लेकिन अब इनका आवास सीमित हो गया है क्योंकि अब पृथ्वी पर स्थल ज्यादा है। ठीक है, जलीय आवास बहुत कम रह गए हैं, इसलिए ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट बहुत सीमित स्थानों पर। और दूसरी बात, ये ज्यादा डेवलप नहीं हो पाते क्योंकि इन्हें जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या कारण है कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का विस्तार पृथ्वी पर अधिक नहीं है। ठीक है, तो कारण क्या है, हम यही कहेंगे कि इनको जनन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, जिससे नर जल माध्यम में गति करते हुए मादा भाग तक पहुंचते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत कम स्थल ऐसे बचे हैं, इसलिए ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट हम आसपास अपने नहीं देख पाते। ठीक है, एनसीईआरटी में एक लाइन है, वहीं से लाइन से क्वेश्चन उठ जाता है। ठीक है, कि इनका विस्तार कम क्यों है। ठीक है, तो वहां कहता है कि वो इसी कारण से ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का विस्तार बहुत कम है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे जब मिल जाएगी आपको ये लाइन। ठीक है, तो शैवाल, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट या तो इनका पूरा जीवन ही जल में व्यतीत होता है या फिर इन्हें कम से कम जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, माने कि ये पूरी तरह से जनन के लिए जल पर निर्भर है। फिर आते हैं इनसे विकसित पादप। ठीक है, कौन सबसे पहले आते हैं जिम्नोस्पर्म, माने कि अनावर्त बीजी। और जहां तक मुझे लगता है आप जानते होंगे अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार फिर वापस बता देता हूं। जिम्नोस्पर्म के बाद एक समय ऐसा था जब डायनासोर का काल था। जब डायनासोर का काल था उस समय जिम्नोस्पर्म पूरी पृथ्वी पर छाए हुए थे। जैसे आज हम एंजियोस्पर्म को देखते हैं, नीम, पीपल, बमूल, जामुल। ठीक है, क्लियर। ये सारे पादप कौन से पादप हैं, ये एंजियोस्पर्म है। एंजियोस का मतलब होता है आवर्त या ढका हुआ, और स्पर्म का मतलब होता है बीज। जिम्नो का मतलब होता है नग्न या अनावर्त, और स्पर्म का मतलब होता है बीज। ठीक है, जिनके बीज अनावर्त हैं और जिनके बीज आवर्त हैं। ठीक है, अब आवर्त होने का क्या मतलब है, अपने आप समझ में आ जाएगा अनावर्त होने का क्या मतलब है। आवर्त होने का मतलब है जैसे कभी आप मटर खाते हैं तो मटर का जो बीज होता है, बीज स्पर्म कह सकते हैं, है ना, वो बीज आपको कहां मिलता है, वो ढका होता है फली से। ठीक है, ऐसे आम का बीज आपको कहां से मिलता है, आम का बीज ढका होता है फल भित्ति से। ठीक है, मूंगफली का बीज आप कहां से लेते हैं, वो भी ढका होता है उसके शेल से, कवच से। ठीक है, तो ऐसे सभी पादप जिनके बीज किसी न किसी प्रकार से कवच युक्त होते हैं, ढके हुए होते हैं, आवर्त होते हैं, उन्हें कहा जाता है एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजी। जबकि इनसे पहले जो जीव आए थे, या सॉरी इनसे पहले जो प्लांट्स आए थे, उन प्लांट्स में किसी भी तरह का कोई आवरण नहीं होता है। जो बीज लगते हैं वो बीजाणु धानी में लगे हुए होते हैं और ऐसे ओपन होते हैं, डायरेक्ट बीज दिखाई देते हैं, बाहर की तरफ लगे होते हैं बीजाणु धानी में। ठीक है, क्लियर है। तो जिम्नोस्पर्म के कुछ एक वर्ग को जल की आवश्यकता है प्रजनन के लिए, बाकी को नहीं है। ठीक है, और एंजियोस्पर्म को भी नहीं है। ठीक है, लेकिन एंजियोस्पर्म में कुछ वर्ग, कुछ वंश ऐसे हैं, ध्यान रखिएगा, लगभग 30 वंश ऐसे हैं जो जल अपने प्रजनन के लिए या जनन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जिन्हें जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इनमें से भी मोस्टली कैसे होते हैं, एक बीज पत्री होते हैं। हम 11th में पढ़ चुके हैं कि एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं,
डाइकोटिलीडन, मोनोकोटिलीडन, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। ठीक है, क्या होते हैं एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री? अगर किसी को डाउट हो तो मैं भी क्लियर कर सकता हूं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर भी मैं बता देता हूं। आपने मटर देखा होगा या चना देखा होगा, ठीक है? जब चना का बीज हम लेते हैं तो हम उसे बीच में से दो खोल सकते हैं। एक चने से हमें दो दाल मिल जाती है, ठीक है? चने की दाल देखी और चना देखा। चने को जब हम खोलते हैं तो दो दाल हमें मिलती है, वो दाल ही क्या है? वास्तव में बीज पत्र होते हैं, ठीक है? इसी तरह मटर को खोल सकते हैं। इसी तरह मूंगफली आप बहुत आसानी से देखते हो, मूंगफली को अगर थोड़ा सा दबा दें उसके बीज को तो वो दो टुकड़ों में बट जाता है, दो समान टुकड़ों में, समान भागों में, वही उसके बीज पत्र हैं। लेकिन क्या आप चावल को दो भागों में बांट सकते हो? क्या आप गेहूं को दो भागों में बांट सकते हो? क्या आप मक्का को दो भागों में बांट सकते हो? नहीं, वो सभी किसके अंदर आते हैं? वो आते हैं एक बीजपत्री वर्ग के अंदर। तो एंजियोस्पर्म्स में दो वर्ग है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ज्यादातर एक बीजपत्री अपने जनन के लिए जल को उपयोग लाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कई बार, ठीक है? लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली लिख रहे हो तो आप ये दो चीजें जरूर ऐड करेंगे कि लगभग लगभग पुष्पीय पादपों के 30 वंशों में और खासकर एक बीजपत्री में जल द्वारा परागण होता है, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अब इस तीन वंशों में कई एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? एग्जाम्पल में बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं जो स्वच्छ जल में रहते हैं, ठीक है? और बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं जो समुद्र में रहते हैं, ठीक है? स्वच्छ जल में समझे आप, तालाब, झील, है ना, नदियां, है ना, ये स्वच्छ जली है, और ये समुद्र जली है। स्वच्छ जली में आपके आते हैं जो एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखने हैं, वो क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर। एक तो है वैलेसिनेरिया। हाँ शाबाश रोहित, रोहित ही बोला था। कौन बोला था भैया? सर हरीश। हरीश बोला था। हाँ, हरीश और रोहित में कंफ्यूज हो जाता हूँ यार। तो वैलिसिनेरिया और हाइड्रिला, आपको दिख रहा है रेड पेन से? नहीं तो मैं इसको ब्लैक या ब्लू करूं। वैलिसिनेरिया और हाइड्रिला, ये दो प्लांट्स ऐसे हैं जो स्वच्छ जल में रहते हैं और वहां पर उन्हें परागण के लिए जल की आवश्यकता होती है। उसके बाद समुद्र में बात करें तो समुद्री जल में जैसे कि जोस्टेरा, देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे समुद्री पादप का नाम बताइए जो अपने परागण के लिए समुद्री जल का उपयोग करता है, ठीक है? या समुद्र जलीय पादप जो जल परागण करता है, नाम बताइए। स्वच्छ जलीय पादपों में ध्यान रखिएगा, ठीक है, जोस्टेरा। अगर केवल कंप्लीटली पूछा कि जल परागण कौन कौन करते हैं तो आप तीनों का नाम ले सकते हो, अगर वहां पर उसने स्वच्छ या समुद्री जल को अलग अलग नहीं पूछा है, ठीक है? तो हम तीन पादपों के यहां पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये पादप जल में रहते हैं और जल में रहते हुए परागण करते हैं, ठीक है? लेकिन जल में रहते हैं इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सभी जल में रहने वाले पादप जल परागण ही करते होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बात। क्या सभी पादप जो जल में रहते हैं वो जल परागण करते हैं? तो जवाब है नहीं। कुछ पादप ऐसे रहते हैं जो जल में रहने के बावजूद भी या तो कीट परागण करते हैं या वायु परागण करते हैं, ठीक है? और उनके एग्जाम्पल भी ध्यान रखिएगा। ऐसे पादप हैं जो जल में रहते हुए भी वायु या कीट परागण करते हैं, जल परागण नहीं करते, ठीक है? उनमें आता है वाटर हाइसियंथ, वाटर लिली। शाबाश बेटा। हरीश, वाटर लिली, ठीक है? ये दो प्लांट्स ऐसे हैं जो जल में रहते हुए भी कीट परागण करते हैं। वाटर हाइसियंथ अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, तब हम आप इन सभी पादपों को की शक्लें देख लेंगे इनके, ठीक है, कि कैसे कैसे हैं, ठीक है? कभी मिले तो बता देना इनको, है ना, ठीक है, कि हमने देख लिया तुझे। तो वाटर लिली जानते हैं आप, कुमुदनी जिसे कहा जाता है, ठीक है? हम कह सकते हैं कि कमल जो होते हैं, ठीक है? वाटर हाइसियंथ, और ये हम देख सकते हैं कहां पर, जब कोटा किशोर सागर तालाब में जाते हैं तो वहां पर हमें इसे देखने को मिलता है। बंगाल का आतंक कहते हैं इसे, ठीक है? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार।
और अंग्रेज इसे खूबसूरत पुष्पों के वजह से, अभी हम देखेंगे इसके पुष्प को, खूबसूरत फूलों की वजह से अपने जो इनके फाउंटेन होता था उस फाउंटेन में रखने के लिए लाए थे, लेकिन इसने धीरे धीरे पूरे जितने भी जलाशय थे उन पर कब्जा कर लिया। और इनकी वृद्धि दर इतनी ज्यादा होती है, इतनी इतनी तेजी से तो हम इन्हें हटा भी नहीं पाते, माने कि हमारे हटाने से ज्यादा तेज इनकी वृद्धि दर होती है। तो ये सभी लगभग बंगाल, जो कलकत्ता, ये जो अपना बंगाल है, उस बंगाल में ज्यादातर ही जो जलाशय हैं उन पर ये छाई हुई है, जैसे किशोर सागर तालाब पर छाई हुई है। ठीक है, ये वहां पर रहने वाले जीवों के लिए क्या हो जाती है, दुश्वारी पैदा कर देती, जीवन के लिए पानी को दूषित कर देती है। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखिएगा ये 3 पादप ऐसे हैं जो जल में रहते हैं और जल परागण करते हैं। ध्यान रखिएगा ये 2 पादप ऐसे हैं जो जल में रहते हुए भी जल परागण नहीं करते। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि वैलिसिनेरिया में जल परागण कैसे होता है। ठीक है, डिटेल बात करेंगे, और बात करेंगे जोस्टेरा में जल परागण कैसे होता है। ठीक है, तो अभी जितना हम यहां पर समझे हैं उतना हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए कॉपी में, हेडिंग डालिए जल परागण, हेडिंग डालिए बेटा जल परागण। इसमें लिखिए सर, जल परागण के बाद जल परागित पुष्पों में अनुकूलन आएगा या जल परागण? आपने पहले वो इशू, आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रही बेटा, वो धीरे आ रही है आवाज, क्या कह रहे हैं आप? यूं है कि पहले आपने जल परागित मतलब वायु परागित पुष्पों में अनुकूलन बोला था, तो वो लिखना है क्या दोबारा? अच्छा, ये वाला टॉपिक डाला था अपन ने, है ना? हाँ, तो अब जल परागित पुष्पों में अनुकूलन ऐसे लिखें। ये भी लिख सकते हो और जल परागण भी लिख सकते हो, है ना? ओके, ठीक बेटा, हम यहाँ पर दोनों चीजें डिटेल भी बात करेंगे, अनुकूलन की भी बात करेंगे एक एक करके, है ना? चलिए, जोन सा उचित लगे आपको हेडिंग डालिए, जल परागण या जल परागित पादपों में अनुकूलन। अनुकूलन हम बहुत लास्ट में पढ़ेंगे। चलिए लिखिए बेटा। ओह माय गॉड, चलो आवाज तो आएगी। देखिए इसमें निम्न वर्गीय पादप समूह, निम्न वर्गीय पादप समूह लिखिए इसमें बेटा, निम्न वर्गीय पादप समूह जैसे कौन कौन से हैं बेटा? निम्न वर्गीय पादप समूह जानते हैं आप सब, जैसे शैवाल, कोमा, ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट। शैवाल, ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट आदि के नर युग्मकों, आदि के नर युग्मकों, आदि के नर को परिवहन के लिए, नर युग्मकों को परिवहन के लिए जल माध्यम की आवश्यकता होती है, जल माध्यम की आवश्यकता होती है। जल माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि, ऐसा माना जाता है कि कुछ ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, कुछ ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, कुछ ब्रायोफाइट
और टेरिडोफाइट का विस्तार, कुछ ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का विस्तार इसीलिए कम है, इसलिए कम है, इसलिए कम है क्योंकि 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 नर युग्मकों के परिवहन के लिए, क्योंकि नर युग्मकों के परिवहन के लिए, क्योंकि नर युग्मकों के परिवहन एवं निषेचन के लिए, लिखिए, नर युग्मकों के परिवहन एवं निषेचन के लिए, नर युग्मकों के परिवहन एवं निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। परिवहन एवं निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, पैरा चेंज करें। तो ये तो बात हुई निम्न वर्गीय पादपों की। अब हम बात करेंगे उच्च वर्गीय पादपों की। और उच्च वर्गीय पादपों में कौन? पुष्पीय पादपों में। और पुष्पीय पादपों में जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, एक तरह से यूं कह सकते हैं हम, ज्यादातर पादपों के लिए। बहुत कम ही पादप ऐसे हैं जो जल परागण करते हैं, किनमें? पुष्पीय पादपों। ठीक है, और उनमें भी केवल कितने वंश? लगभग 30 वंश ऐसे हैं जो जल परागण करते हैं, और उनमें भी मोस्टली कौन से हैं? एक बीजपत्री। तो ये बात लिख लेते हैं हम, पैरा चेंज कीजिए। पुष्पीय पादपों में पानी द्वारा परागण, पुष्पीय पादपों में जल द्वारा परागण, पुष्पीय पादपों में जल द्वारा परागण दुर्लभ है। पुष्पीय पादपों में जल द्वारा परागण दुर्लभ है। और लगभग 30 वंशों तक ही सीमित है। और लगभग 30 वंशों तक भी 30 वंशों तक ही सीमित है। लगभग 30 वंशों तक ही सीमित है। हाँ बेटा, वीडियो पॉज हो रही है। वीडियो पॉज हो रही है? बाकी की दिक्कत आ रही है बेटा? नहीं हो रही सर। नहीं सर। अच्छा, इशू नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बेटा आपकी तरफ, है ना? हाँ, वापस सुनिए। पुष्पीय पादपों में जल परागण, पुष्पीय पादपों में जल परागण अत्यंत दुर्लभ है। ठीक है, पुष्पीय पादपों में जल परागण दुर्लभ है और लगभग 30 वंशों तक ही सीमित है। और लगभग 30 वंशों तक ही सीमित है। और लगभग 30 वंशों तक ही सीमित है। थैंक यू सर। इनमें भी अधिकांश एक बीजपत्री होते हैं, एक बीजपत्री हैं। इनमें भी अधिकांश एक बीजपत्री हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए इधर हमने क्या किया, हमने पहला पैराग्राफ लिखा जिसमें हमने कहा कि निम्न वर्गीय पादपों में क्या होता है। ठीक है, और एक और बात हमने लिखी कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का विस्तार जो है वो सीमित क्यों है, बता दोगे? निम्न वर्गीय पादपों में नर युग्मक क्या होते हैं? चलनशील होते हैं, जिन्हें स्थानांतरण के लिए, परिवहन के लिए और निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल परागण की आवश्यकता होती है। और कई मायनों में ये माना जाता है कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का पृथ्वी पर विस्तार
कम इसीलिए है क्योंकि इन्हें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर हमने बात करी पुष्पीय पादपों के बारे में और हमने कहा कि पुष्पीय पादपों में जल परागण अत्यंत सीमित है और ये लगभग अत्यंत दुर्लभ है और ये लगभग 30 वंशों तक ही सीमित है और उनमें भी अधिकांश कैसे होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं। तो यहां तक कोई डाउट है कि बेटा? नहीं है? बता दोगे आप इन तीनों के बारे में पहले? बेटा टेरिस्टोफाइट में इक्विसिटम आता है, सिलाजिनेला आता है, ठीक है, ऐसे प्लांट्स है, ये नहीं देखते बेटा अपने आसपास। सर क्लियर? हाँ बेटा। सर एक क्वेश्चन था, हाँ, आपने बोलिए। कहा ना कि पृथ्वी पे कम होता है इनका विस्तार, तो पृथ्वी पे तो 70% वाटर है ना, तो उस हिसाब से तो फिर ज्यादा होना चाहिए ना। पृथ्वी का मतलब हम जहां भी पादप पाए जाते हैं, मतलब स्थल की बात कर रहे हैं बेटा अपन, है ना, स्थल पर इनका विकास कम है। ये पूरी तरह से वाटरी प्लांट नहीं है बेटा, है ना, पूरी तरह से ये पादप नहीं रहते पानी में। ठीक है, ये अपना ज्यादातर समय कहाँ बिताते हैं, स्थल पर बिताते हैं, है ना। हाँ सर। ठीक है, ओके। हाँ चलिए तो फिर हम आगे बात कर लें, ये वाला क्लियर हो गया, अब इनके बारे में बात करें, है ना। पैरा चेंज कीजिए। जल परागित पादपों में स्वच्छ जलीय एवं समुद्र जलीय दोनों प्रकार के पादप आते हैं। स्वच्छ जलीय एवं समुद्र जलीय दोनों प्रकार के पादप आते हैं। स्वच्छ जलीय एवं समुद्र जलीय दोनों प्रकार के पादप आते हैं। देखिए बेटा, स्वच्छ जलीय एवं समुद्र जलीय दोनों प्रकार के पादप आते हैं। स्वच्छ जलीय में याद है आपको कौन कौन से हैं? इसमें लिखिए आगे। स्वच्छ जलीय पादपों में जैसे वैलिसिनेरिया, स्वच्छ जलीय पादपों में जैसे वैलिसिनेरिया एवं हाइड्रिला। वैलिसिनेरिया एवं हाइड्रिला तथा समुद्र जलीय पादपों में जैसे जोस्टेरा आदि। जैसे जोस्टेरा आदि। लिख लिया सबने? चलिए तो वापस देखो बेटा, ये फर्स्ट पैरा तो इन तीनों के बारे में बताना है, सेकंड पैरा में अपन को पुष्पीय पादपों के बारे में बताना है, 30 वंश एक बीजपत्री पादप। फिर हमें एग्जाम्पल्स के बारे में बात करनी है कि हमने कहा कि स्वच्छ जलीय और समुद्री दोनों प्रकार के होते हैं। स्वच्छ जलीय में हमने दोनों एग्जाम्पल लिख लिए, वैलिसिनेरिया और हाइड्रिला, और समुद्र जलीय में हमने एक एग्जाम्पल लिख लिया जोस्टेरा। ठीक है, फिर आती है इनके बारे में, वाटर हाइसियंथ और वाटर लिली। क्या बात है इनके मामले में, क्या खास बात है इनके बारे में? कोई बताएगा मुझे कि वाटर हाइसियंथ और वाटर लिली में क्या खास बात है जल परागण के पॉइंट ऑफ व्यू से? जल में रहकर भी वायु परागण करते हैं। हाँ बेटा, कौन? कमल? जितेंद्र। अच्छा जितेंद्र झला साहब। हाँ सही बात है बना साहब। वाटर हाइसियंथ और वाटर लिली, ठीक है, ये ऐसे पादप हैं जो रहते तो जल में हैं लेकिन जल परागण नहीं करते, ये कीट परागण करते हैं मोस्टली, या फिर वायु परागण करते हैं। ठीक है, इनमें ज्यादातर कीट परागण पाया जाता है। क्लियर है? तो लिख लें इस बात को।
पैरा चेंज करके लिखिए। सभी जलीय पौधे सभी जलीय पौधे सभी जलीय पौधे जल परागण नहीं करते। सभी जलीय पौधे जल परागण नहीं करते। जैसे जैसे वाटर हाइसियंथ और वाटर लिली, जैसे वाटर हाइसियंथ एवं वाटर लिली। वाटर लिली को कोष्टक में लिखिएगा बेटा मुकुदनी। वाटर हाइसियंथ एवं वाटर लिली कोष्टक में लिखिएगा मुकुदनी। आदि की उत्पत्ति जल में तो होती है, आदि की उत्पत्ति जल में तो होती है, लेकिन 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 इनका परागण लेकिन इनका परागण लेकिन इनका परागण कीट एवं वायु द्वारा होता है। कीट एवं वायु द्वारा होता है। ठीक है, माने कि रहते तो जल में है, लेकिन परागण कैसे करते हैं? जैसे परागण स्थलीय पादप करते हैं वैसा करते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? हाँ सर। चलिए, तो अब यहां पर हम बात खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा सा और आगे डिटेल बात करेंगे। वाटर हाइसियंथ में कैसे होता है, जोस्टेरा में कैसे होता है। ठीक है, उससे पहले वापस देख लीजिए, निम्न वर्गीय पादपों के बारे में हमने बताया कि नर युग्मकों को परागण और निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। फिर हमने ब्रायोफाइट और टाइडोफाइट के बारे में स्पेसिफिक बात करी कि वहां पर इनका विस्तार सीमित क्यों है। ठीक है, फिर हमने बात करी पुष्पीय पादपों के बारे में, और पुष्पीय पादपों में हमने कहा कि लगभग 30 वंश और उसमें भी एक बीजपत्री ज्यादातर है। पुष्पीय पादपों में कमी होता है, लेकिन सीमित है कहां तक? 30 वंशों तक, और उनमें भी कहां तक? एक बीजपत्री तक। फिर हमने बात करी कि दोनों तरह के पादप ऐसा करते हैं, स्थली भी और स्वच्छ जली भी और समुद्र जली भी। स्वच्छ जली में कौन कौन है और समुद्र जली में कौन कौन है। फिर हमने बात करी अपवादित रूप से कुछ पादप ऐसे हैं जो रहते तो जल में हैं, लेकिन परागण स्थलियों की तरह करते हैं, कीट और जल परागण करते हैं। ठीक है, कीट और वायु परागण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर हाइसियंथ और वाटर लिली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसको मिटा दूं बेटा। अब हम बात करते हैं वैलिसिनेरिया में जल परागण कैसे होता है। ठीक, देखो सब में तरीका अलग अलग है जल परागण का। तो हम एक स्वच्छ जली का एग्जांपल ले लेते हैं और एक समुद्र जली पादप का एग्जांपल ले लेते हैं कि इनमें पॉलिनेशन कैसे होता है। ठीक है, चलिए, तो वैलिसिनेरिया के बारे में बात करते हैं। ये मान लीजिए हमारा वाटर लेवल है, ठीक है, और ये वाटर है। जो वैलिसिनेरिया होता है वो वैलिसिनेरिया जल निमग्न पादप होता है। जल निमग्न पादप का मतलब होता है पानी में डूबा रहता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये है हमारा वैलिसिनेरिया। सर आवाज नहीं आ रही। चलिए बेटा,
तो ये है हमारा कौन, वेलिस्नेरिया, जल निमग्न पादप है, ठीक है। और इस जल निमग्न पादप में नर व मादा भाग या पुष्प होते हैं, वो एक व्रंतनुमा या कुंडलित व्रंतनुमा संरचना में जुड़े होते हैं, ठीक है। उनके व्रंत लंबे होते हैं, कुंडलित होते हैं, ठीक है। और ऊपर लगा होता है, यहां तो है मादा पुष्प, ठीक है, और ये मान लीजिए नर पुष्प है। अलग अलग होते हैं बेटा, डायोशियस होते हैं, या यूं कहें एक लिंगी होते हैं, ठीक है। तो ये नर पुष्प है और ये मादा पुष्प है। जब मादा पुष्प और नर पुष्प परिपक्व हो जाते हैं तो नर पुष्प में ये जो व्रंत कुंडलित है ये कैसा हो जाता है, सीधा हो जाता है, ठीक है। मैं यहां एक और बना देता हूं, और ये व्रंत सीधा होकर इस तरह से लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से जो मादा पुष्प है वो पानी की सतह पर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो व्रंत या कुंडलित व्रंत है वो कुंडलित व्रंत सीधा हो जाता है और मादा पुष्प कहां आ जाता है, सतह पर। और जो नर पुष्प होते हैं वो नर पुष्प अपने पराग कणों को या यूं कहें नर युग्मकों को मुक्त कर देते हैं यहीं पर, ये ऊपर नहीं आते, और नर युग्मक गति करते हुए फ्लोटिंग होते हुए कहां आ जाते हैं, ऊपर सतह पर आ जाते हैं, ठीक है। और सतह पर ही पानी की जलधारा का उपयोग करते हुए कहां पहुंच जाते हैं, मादा पुष्प तक पहुंच जाते हैं और निषेचन हो जाता है। बात समझ आई? ये नर युग्मक या पराग कण कहां पहुंच जाते हैं, सतह पर, और सतह से कहां पहुंच जाते हैं, जलधारा का उपयोग करते हुए मादा पुष्प को में पहुंच जाते हैं, माने कि परागण हो जाता है। परागण के बाद जैसे ही निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद ये पुष्प के व्रंत वापस कुंडलित होते हैं और मादा पुष्प वापस कहां चला जाता है, निमग्न स्थिति में चला जाता है, ठीक है। ऐसा पाया जाता है वैलिसिनेरिया में, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैलिसिनेरिया में जल परागण की क्रियाविधि को समझाइए, ठीक है। अभी हम लिख लेंगे इसकी क्रियाविधि को। दूसरे प्रकार का जो परागण है वो है जैसे कि समुद्री घास जोस्टेरा, और जोस्टेरा में समुद्री घास है जोस्टेरा, ठीक है। इस जोस्टेरा में क्या होते हैं, जो पुष्प होते हैं उनमें से एक पुष्प से निकलने वाले परागकण पानी में सतह पर नहीं जाते, वो जलधारा में तैरते रहते हैं, ठीक है। और जलधारा में तैरते हुए ही बिना सतह पर आए निमग्न अवस्था में ही कहां पहुंच जाते हैं, भाग तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, माने कि वृत्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। क्लियर है? तो दोनों ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके सर स्पीकर ऑन करो आपका। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। स्पीकर ऑन करो सर। चल भी। तो बात समझ में आई? वैलिसिनेरिया में कैसे होता है, वैलिसिनेरिया में नर व मादा पुष्प अलग अलग होते हैं और ये कुंडलित व्रंतनुमा संरचना से जुड़े होते हैं, ठीक है। जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो ये कुंडलित व्रंत सीधा हो जाता है, जिससे मादा पुष्प कहां पहुंच जाते हैं, सतह पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। और नर पुष्प अपने परागकणों को अंदर ही क्या करता है, छोड़ता है, जिससे ये परागकण कहां आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं, और सतह पर ही तैरते हुए कहां पहुंच जाते हैं, मादा पुष्प तक।
जबकि जो दूसरी जो समुद्री घासें हैं जैसे सारगाश्रम है, ठीक है, उनमें क्या होता है, परागकण, ठीक है, वो सतह पर नहीं आते हैं और जल में निमग्न अवस्था में ही कहां तक पहुंच जाते हैं, मादा भाग तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि हम वेलिसनेरिया और इनको देख सकें भी। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? नो सर। क्या दिखाई दे रहा है फिर? आपका बोर्ड वीडियो दिख चल रहा रहा है। स्क्रीन दिख रही है बेटा? बोर्ड दिख रहा है सर। मतलब वीडियो चलती हुई दिख रही है ना? नहीं सर। मतलब वीडियो दिख रही थी अभी शुरू में? रिकॉर्डिंग तो हो रही है नहीं। सर वीडियो की। है बेटा? सर एक बार भी नहीं दिखा अभी तक तो, एक बार भी नहीं दिखी अभी तक तो स्क्रीन शेयर में। आवाज आ रही है क्या बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। अब स्क्रीन दिख रही है? यस सर दिख रही है, दिखाई दे रही है सर। चलिए ठीक बेटा, चलिए तो यहाँ पर ये 3 अलग अलग प्लांट्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। सबसे पहला जो है वो है वेलिसिनेरिया, दिख रहा है आपको वेलिसिनेरिया? यस सर। नीचे लिखा हुआ है नाम। दूसरा प्लांट है हाइड्रिला, ठीक है, और जो तीसरे टाइप का प्लांट है वो तीसरे टाइप का प्लांट है जोस्टेरा, दिख रहा है, जिसे समुद्री घास भी कहते हैं। ठीक है बेटा? मेरी आवाज भी साफ आ रही है आपको साथ में? हाँ सर। यस। अच्छा बेटा, चलिए तो ये है कौन सा प्लांट? वेलिसिनेरिया प्लांट। ठीक है, अब वेलिसिनेरिया प्लांट में यहां आप 2 अलग अलग तरह के प्लांट देख रहे होंगे। एक में जो फर्स्ट साइड पर आपकी जो लेफ्ट साइड पर दिख रहा होगा आपको, वो लेफ्ट साइड वाला जो प्लांट है उससे
परागकण निकल रहे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जबकि दूसरे वाले में फीमेल प्लांट था और फिलामेंट उसमें फीमेल फ्लावर जो है वो कुंडलित वृंत से सतह पर आ जाता है। दिख रहा है आपको? दोनों दिख रहे हैं? मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों? हाँ सर। ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। ठीक है, जो फीमेल फ्लावर है उसमें लंबे वृंत रहते हैं, जबकि जो नर मेल फ्लावर है उनमें क्या रहते हैं? एंथर। दिख रहे हैं आपको ये एंथर, परागकोश, और इन परागकोश की सतह पर छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे होंगे। ये छोटे छोटे दाने परागकण हैं। ठीक है, जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो परागकण इनसे अलग हो जाते हैं और पानी की सतह पर आकर तैरते हुए मादा पुष्प तक पहुंच जाते हैं। दूसरा टाइप है जोस्टेरा, और जोस्टेरा में नर मादा भाग ऊपर सतह पर कभी नहीं आता। ठीक है, वो हमेशा कहां रहते हैं? जल के अंदर ही डूबे रहते हैं। ठीक है, और जो फूल होते हैं वो पत्ती में ढके हुए होते हैं। ये है उसका परागकण। ठीक है, और ये जो परागकण है या पॉलन ग्रेन है, ये बहुत यूं कह सकते हैं कि प्रकृति में सबसे बड़ा परागकण जोस्टेरा का होता है। ठीक है, सबसे बड़ा परागकण, और इसमें नीचे फाइबर्स हैं जिसकी वजह से ये आसानी से क्या कर सकता है? पानी में डूबा हुआ तैरता रहता है। ठीक है, और पानी के अंदर ही तैरते तैरते कहां तक पहुंच जाता है? फीमेल फ्लावर के फीमेल पार्ट तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये तीसरा टाइप है जो भी हमने डिस्कस की थी कि कुछ पादप ऐसे हैं जो पानी में तो रहते हैं लेकिन कीट या वायु परागण करते हैं। ठीक है, जिसमें जो सबसे पहला आपको दिखाई दे रहा है जैसे मोर के पंख की तरह डिजाइन जिसके फ्लावर की है, वो है आपका वाटर हाइसियंथ, वही बंगाल का आतंक। इसे इसके सुंदर पुष्पों की वजह से भारत लाया गया था अंग्रेजों द्वारा। और ये दूसरा आप जो देख रहे हैं, दूसरा और तीसरा नंबर का जो आप देख रहे हैं वो मुकुदनी है। ठीक है, जिन्हें हमने वाटर लिली कहा। ये किसके द्वारा करते हैं परागण? कीट के द्वारा करते हैं परागण। ओके बेटा, तो बात समझ में आई? तो इस तरह से होता है वैलिसिनेरिया में और इस तरह से होता है जोस्टेरा में। ठीक है भाई, तो लिख ले वैलिसिनेरिया और जोस्टेरा के बारे में, हेडिंग डालिए। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा ले, तो हेडिंग डालिए। इसी में हेडिंग डलेगा वैलिसिनेरिया में जल परागण। वैलिसिनेरिया में जल परागण। वैलिसिनेरिया में जल परागण, इसमें लिखिए वैलिसिनेरिया में मादा पुष्प, वैलिसिनेरिया में मादा पुष्प वैलिसिनेरिया में मादा पुष्प एक लंबे वृंत की सहायता से, एक लंबे वृंत की सहायता से लंबे वृंत की सहायता से जल की सतह पर आ जाते हैं। मादा पुष्प लंबे वृंत की सहायता से जल की सतह पर आ जाते हैं। सतह पर आ जाते हैं। देख लिया? इधर ध्यान दीजिए। और नर में क्या होता है? नर पुष्प से
ये परागकण कहाँ आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं और सतह पर ही तैरते हुए कहां तक पहुंचते हैं, मादा भाग तक। आगे लिखिए। और नर पुष्प या परागकण, और नर पुष्प या परागकण पानी की सतह पर, नर पुष्प या परागकण पानी की सतह पर अवमुक्त होकर, पानी की सतह पर अवमुक्त होकर आ जाते हैं, अवमुक्त होकर आ जाते हैं। तथा सतह पर निष्क्रिय रूप से तैरते हुए, माने कि इनके पास कोई फ्लैजिला वगैरह नहीं होती जिससे मूवमेंट करते हैं ना, बस पानी की धारा में अवमुक्त पड़े रहते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं, है ना। तो आगे लिखिए, क्या लिखा है मैंने, तथा जलधारा में निष्क्रिय रूप से बहते हुए, तथा जलधारा में निष्क्रिय रूप से बहते हुए, सर रिपीट कर दो एक बार। वापस सुनिए हमने क्या लिखा। नर पुष्प या परागकण पानी की सतह पर अवमुक्त होकर, ये लिख लिया क्या बेटा सबने? हाँ सर। यस सर। पानी की सतह पर अवमुक्त होकर आ जाते हैं, पानी की सतह पर अवमुक्त होकर आ जाते हैं। और जलधारा में निष्क्रिय रूप से तैरते हुए, और जलधारा में निष्क्रिय रूप से तैरते हुए निष्क्रिय रूप से तैरते हुए मादा पुष्प या वृत्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, मादा पुष्प या वृत्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, मादा पुष्प या वृत्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग डालिए। ये चित्र बनाने के लिए जगह छोड़ दो बेटा, ऐसा चित्र बनाने के लिए जगह छोड़ दो, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये डायग्राम आप बना लोगे। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग डालिए। किताब में ये सिग्रासेस उदाहरण है, सिग्रासेस, और ये है वैलिसनेरिया। तो लिखो समुद्री घास, कोष्टक में लिखिएगा सिग्रासेस में जल परागण, समुद्री घास कोष्टक में लिखिएगा सिग्रासेस में जल परागण। समुद्री घास कोष्टक में लिखिएगा सिग्रासेस में जल परागण। इसमें लिखिए ऐसे पादपों में मादा पुष्प, ऐसे पादपों में मादा पुष्प जल की सतह के नीचे ही, जल की सतह के नीचे ही जल की सतह के नीचे ही
पानी में ही रहता है या पानी में रहता, इस तरह के पादपों में मादा पुष्प जल की सतह के नीचे पानी में ही रहता है, जल की सतह के नीचे पानी में डूबा रहता है, पानी में डूबा रहता है। और पराग कणों को भी जल के अंदर ही अवमुक्त किया जाता है, जल के अंदर ही अवमुक्त किया जाता है, जल के अंदर ही अवमुक्त किया जाता है। ये परागकण जल की सतह के भीतर ही, ये परागकण जल की सतह के भीतर ही, ये परागकण जल की सतह के भीतर ही निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं, जल की सतह के भीतर ही निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं, निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। और इनमें से कुछ वृत्तिकाग्र तक पहुंचकर परागण करते हैं। इनमें से कुछ संयोगात्मक रूप से, यूं लिखिए, इनमें से कुछ संयोगात्मक रूप से, इनमें से कुछ संयोगात्मक रूप से, इनमें से कुछ संयोगात्मक रूप से वृत्तिकाग्र पर पहुंचकर परागण करते हैं, वृत्तिकाग्र पर पहुंचकर परागण करते हैं, वृत्तिकाग्र पर पहुंचकर परागण करते हैं। ठीक है भाई। तो देखो, सबसे पहले हमने बात करी निम्न वर्गीय पादपों के बारे में, फिर हमने बात करी पुष्पीय पादपों के बारे में, फिर हमने बात करी स्वच्छ जलीय और समुद्री पादपों के उदाहरण के बारे में, फिर हमने बात करी कुछ ऐसे उदाहरणों के बारे में जो जल में भी रहते हैं लेकिन परागण स्थलीय पादपों की तरह करते हैं। फिर हमने बात करी डिटेल वैलिसिनेरिया में पॉलिनेशन के बारे में, फिर सारग्राश्रम में पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, डायग्राम बनाने के लिए जगह छोड़ दें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ एक लाइनों के बारे में जिनमें अनुकूलन स्पष्ट है कि क्या क्या अनुकूलन होते हैं जल परागण करने वालों। तो सबसे इंपॉर्टेंट अनुकूलन तो यह है कि ऐसे पुष्पों में ना तो रंग ज्यादा स्पष्ट होते हैं या ज्यादा चटकीले होते हैं, न ही इनमें गंध होती है और न ही इनमें मकरंद होता है। ठीक है, क्लियर। तो रंग, गंध और मकरंद की इन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती, अतः ऐसे पादपों में गंध, रंग और मकरंद लगभग लगभग अनुपस्थित होता है। दूसरी बात कि हाँ बेटिया बोलिए। संख्या में कितने होते हैं सर? संख्या में ज्यादा ही होंगे बेटा। देखो, संयोगात्मक है, यहां पर परागण संयोगवश होता है। ठीक है, जलधारा किस ओर चली जाए पता नहीं होता, इसलिए पराग कणों की संख्या ज्यादा ही होती है। अभी हमने वैलिसिनेरिया में देखा था उसके एंथर को, है ना, उसमें बहुत सारे परागण थे। काई की बेटा? इनमें कंडीशंस नहीं होती है क्या? काई की कंडीशन बेटा? वो दोनों एक टाइम पे ही परागण छोड़े हैं और हाँ, ये तो सबके लिए चाहिए ना बेटा, स्वपरागण करने के लिए तो चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये स्वपरागण करते हैं, ये परपरागण भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहां कहा। ठीक है, ये सजात पुष्पी परागण, सॉरी, यहाँ पर परपरागण होता है। वैलिसिनेरिया का नर पादप अलग होता है, मादा पादप अलग होता है, माने कि नर पुष्प अलग होते हैं और मादा पुष्प अलग होते हैं। ठीक है,
तो इनमें जरूरी नहीं होता है कि भाई कोई बात नहीं, अगर एक पादप का अगर सेम समय पर अगर नहीं हुआ तो वो दूसरे पादप से निषेचन कर लेगा। वो कंडीशन है स्वपरागण के लिए, ठीक है। और स्वपरागण में सजात पुष्पीय परागण और स्वक युग्मन के लिए, मोस्टली स्वक युग्मन के लिए, ठीक है। क्लियर बेटा? वहां हमने परागण के प्रकार थे, यहां हम कारक के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो कारकों में उनकी जरूरत नहीं है हमें, है ना। हम यहाँ बात नहीं कर रहे कि भाई वो उसी को निषेचित करेगा या दूसरे को निषेचित करेगा, हम ये बात कर रहे हैं कि कौन से माध्यम का उपयोग करके निषेचन करेगा, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो हाँ, एक और बात कि इसके जो पराग कण हैं वो पराग कणों क्या विशेषता होती है कि इसके पराग कण कैसे होते हैं, श्लेष्मा युक्त होते हैं। तो दो चीजें लिखनी है पुष्प की विशेषता के बारे में कि पुष्प रंग ही पुष्प रंग युक्त होते हैं, सॉरी रंग गंध और मकरंद युक्त नहीं होते हैं, और पराग कण जो होते हैं वो श्लेष्मा युक्त होते हैं। पराग कण जो होते हैं वो श्लेष्मा युक्त होते हैं, ठीक है। इन दो लाइनों को मैं कल लिखा दूंगा बेटा, क्लियर है? तो डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, काफी आज के लिए, थैंक यू बेटा। हाँ सर, बहुत बढ़िया यार।